नमस्कार, सुप्रभातम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा एक महान समाजशास्त्री, एक महान राजनीतिक विचारक, एक महान व्यक्तित्व और इतना महान व्यक्तित्व जिसके लिए यह कहा जाता है कि इस संसार में जो मेजर परिवर्तन करने वाले लोग थे, जिन्होंने नई दिशा दिखाई, उनमें एक थे महात्मा बुद्ध। उनके बाद आए ईसा मसीह और फिर आए मोहम्मद साहब और फिर गुरु नानक देव। ये थे जिनका संबंध धर्म से था, अध्यात्म से था और पारलौकिक जगत से था। किसने देखा, किसने नहीं देखा, नैतिकता का कितना आवरण लोगों ने ओढ़ा उनके कहने से, ये नहीं पता। इसका कोई माप नहीं है। उनके जीवन में क्या सुधार आया, क्या उनकी गरिमा सुधरी, क्या उनका जीवन में कुछ सुधार हुए, क्या वो पहले से ज्यादा नैतिक और सद्गुणी हुए, क्या, ये अलग मुद्दा है। लेकिन एक व्यक्ति जिसके विचारों ने प्रत्यक्ष प्रभाव डाला और वो इनकी ही तरह है, जिसका नाम आज चहु और प्रकाशित है, वो है कार्ल मार्क्स। महान समाजशास्त्री, महान राजनीति वैज्ञानिक, महान राजनीतिक चिंतक, जिसके विचारों ने सिद्धांत और व्यवहार का जो आपसी भेद था वो भी मिटा दिया। इस संसार में मजबूरों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, पीड़ितों के लिए, प्रताड़ितों के लिए जितना मार्क्स ने किया, जितना परिवर्तन विचार जो मार्क्स के थे उन्होंने किया, उतना शायद ही किसी ने किया। वे पारलौकिक जगत को छोड़ दें तो ये लोक में अगर सबसे कोई महान व्यक्ति जिसने ये लोक में परिवर्तन किया हो, पिछड़े और दलित दमित लोगों का, या जिसके विचारों ने ऐसा रेडिकल चेंज किया हो, वो है कार्ल मार्क्स। देखिए, कार्ल मार्क्स एक ऐसा व्यक्ति है जिसको जानते सब है। वे कहते हैं ईश्वर के बाद अगर दूसरा किसी का नाम सारे लोग जानते हैं इस संसार में तो कार्ल मार्क्स है। यानी इतना व्यापक उनके वो दायरा है उनका कि प्रत्येक उनको जानता है, बच्चा बच्चा उनको जानता है। हाँ, ये है कि आधे उनको ईश्वर के रूप में पूजते हैं और आधे उनको शैतान के रूप में मानते हैं। ये अपनी अपनी सोच है कि उनको क्या माना जाता है, लेकिन जानते सब हैं। तो ईश्वर तुल्य परिवर्तन का महान मसीहा कार्ल मार्क्स। तो आज मैं आपसे इसी महान व्यक्ति की चर्चा करूंगा, महान विचारक की चर्चा करूंगा, कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स का यूं तो कार्ल हाइनरिश मार्क्स है इनका पूरा नाम, कार्ल हाइनरिश मार्क्स। खैर, नाम में क्या रखा है, ये नाम ही पर्याप्त है, ये आपकी सोच है। शेक्सपियर कुछ कहता होगा, अपने को क्या उसे। कार्ल मार्क्स जर्मनी में पैदा हुआ और कार्ल मार्क्स यहूदी था। कार्ल मार्क्स क्या यहूदी था? कार्ल मार्क्स के पूर्वज यहूदी थे और यहूदियों के पुजारी थे। कार्ल मार्क्स के पिता ने तात्कालिक सामाजिक व्यवस्था को या सामाजिक व्यवस्था के दबाव को देखते हुए और यहूदी की बजाय प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म को अपना लिया और वो एक वकील थे।
हाँ, ये है कि कार्ल मार्क्स का जो जीवन बीता वो बचपन बड़ा समृद्ध और अच्छे माहौल में बीता। इनके पिता ये चाहते थे कि कार्ल मार्क्स भी बड़ा होके और एक वकील बने। तो शुरुआती शिक्षा के बाद ये बोन गए भी, जर्मनी में एक शहर है बोन, वहां कानून की पढ़ाई करने के लिए गए। लेकिन इनका उद्देश्य तो कुछ और ही था। विद्यालय में इनसे एक लेख लिखवाया गया था कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे, युवाओं का क्या उद्देश्य हो, वो क्या बनना चाहते हैं, ये एक मुद्दा था कि आप क्या बनेंगे बड़े होकर। तो कार्ल मार्क्स ने यह कहा कि मैं ऐसा काम करूंगा जिससे औरों के जीवन में परिवर्तन आए, जिनसे औरों के जीवन में सुख आए, जिनसे औरों के जीवन में सुधार हो। कार्ल मार्क्स के जीवन का उद्देश्य बन चुका था विद्यालय के समय से ही कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे औरों के जीवन में परिवर्तन आए। तो ये परिवर्तन आए कैसे? तो उन्होंने इसका रास्ता देखा कि क्यों न इन परिवर्तनों के लिए इतिहास को समझा जाए, क्यों न इन परिवर्तनों के लिए समाज को समझा जाए, क्यों न इन परिवर्तनों को अर्थशास्त्र को समझा जाए, और इन परिवर्तनों के लिए कानूनों को समझा जाए और दर्शन को समझा जाए। तो फिर कार्ल मार्क्स ने दर्शन और इतिहास को ज्यादा उपयुक्त माना मानवता की सेवा के लिए। बर्लिन चले गए और बर्लिन में फिर वो हेगलवादियों के संपर्क में आए, जिनको अपन नव हेगलवादी बोलते हैं, क्योंकि उस समय जर्मनी में हेगलवाद का प्रचार सरकारी तौर पे भी हुआ करता था और मुख्य विचार माना जाता था हेगल, और उसके विचारों को पढ़ना पढ़ाना एक सगल माना जाता था। और क्योंकि सरकार की सपोर्ट मिलती थी तो प्रत्येक हेगलवादी विचारों की चर्चा, परिचर्चा, आलोचना किया करता था। तो उनको नव हेगलवादी बोलते हैं कि वर्तमान समय के अकॉर्डिंग कैसे हेगल के विचार प्रासंगिक है और कैसे ज्यादा प्रासंगिक इनको बनाया जा सकता है, ज्यादा रिलेवेंट कैसे बनाया जा सकता है, उनको अपन नव हेगलवादी बोलते हैं। तो कार्ल मार्क्स भी नव हेगलवादी हो गया। और इसी नव हेगलवाद के दौरान एक बढ़ती उम्र में जब वो नव हेगलवाद की चर्चा किया करता था, तब उसको उसका दोस्त मिला था एंजल्स, और ताजिंद की ये दोस्ती एक प्रतीक बन के रही जय और वीरू की। प्रतिछाया था बिल्कुल जो एंजल्स था कार्ल मार्क्स का, और दोनों के विचारों में बड़ा साम्य था। तो जो व्याख्याएं एंजल्स ने कार्ल मार्क्स के मृत्यु के बाद भी की है, तो ऐसे लगता है कि कार्ल मार्क्स के खुद के विचार हैं, उनकी व्याख्याएं हैं। कार्ल मार्क्स के जीवन में भूचाल तब आया जब कार्ल मार्क्स के पिता की असामयिक मृत्यु हो गई। और लेकिन अच्छे सुख के दिन ये आए कि कार्ल मार्क्स जिस लड़की से प्रेम किया करता था, विपरीत परिस्थितियों के बाद उस लड़की ने, जो उम्र में कार्ल मार्क्स से कुछ बड़ी थी, उसने कार्ल मार्क्स से शादी की। वो थी जेनी। तो कार्ल मार्क्स पता नहीं क्यों इतने ज्यादा बाद में व्यवहारिक हो गए, भी प्रैक्टिकल हो गए, कि उन्होंने जेएस मिल की तरह जेनी का अपने वैचारिक जो उनका निर्माण है उसमें उनके योगदान को कोई स्वीकार नहीं किया बहुत ज्यादा। लेकिन जेनी वास्तव में छाया थी जिसने कार्ल मार्क्स के जीवन को और विशेष करके पारिवारिक जीवन को ज्यादा टेंशन नहीं दी कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स अपने यूनिवर्सिटीज के डेज में ही अपने विचारों की वजह से सरकार के निशाने पे आ गए थे, अपने क्रांतिकारी विचारों की वजह से और वर्तमान सरकार की आलोचनाओं की वजह से। राइनिस जैंतुंग करके एक न्यूज़पेपर का संपादन किया करते थे, और इसी में संपादकीय लिखने के दौरान ये वर्तमान प्रसा सरकार के निशाने के ऊपर थे। तब इनको देश छोड़ना पड़ा, और जब देश छोड़ना पड़ा तो जेनी भी, जो इनकी पत्नी थी, इनके साथ देश छोड़ के गई, और ये दोनों पेरिस चले गए। पेरिस रहने के दौरान ये बहुत सारे समाजवादियों के संपर्क में आए और इनके विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया।
उन्होंने हेगलवाद को छोड़ के और समाजवाद के बारे में बहुत कुछ सीखा। फ्रांस में भी ज्यादा समय टिक नहीं पाए, क्योंकि जर्मनी की सरकार ने फ्रांस की सरकार के ऊपर यह दबाव बनाया कि कार्ल मार्क्स नामक जो व्यक्तित्व है ये सरकारों की सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो फिर फ्रांस की सरकार ने भी आदेश दे दिया कि आप देश छोड़ दीजिए। तब कार्ल मार्क्स ब्रुसेल्स चले गए, जो बेल्जियम की राजधानी है। ब्रुसेल्स में भी उनके वही काम थे जो ये पेरिस में किया करते थे। पेरिस में रह के और ये मजदूर संगठनों का निर्माण किया करते थे, मजदूरों में चेतना निर्माण का कार्य किया करते थे, और मजदूरों का जो संगठन है वो आगे कैसे बढ़े इस मुद्दे पे वो काम किया करते थे, उनके जीवन में सुधार कैसे हो। यही काम उन्होंने ब्रुसेल्स में जाने के बाद जारी रखे। तो तात्कालिक जो बेल्जियम की सरकार थी उसने इनकी मजदूर संगठन की गतिविधियों से भयभीत होकर उनको एक दिन गिरफ्तार कर लिया। शाम तक जब कार्ल मार्क्स घर नहीं लौटा तो ढूंढते हुए जेनी उन मजदूरों की बस्तियों में गई जहां कार्ल मार्क्स डेली जाया करते थे और मजदूरों से चर्चा परिचर्चा किया करते थे और संगठन का निर्माण किया करते थे, सांगठनिक गतिविधियां किया करते थे। तो जेनी को पता चला कि कार्ल मार्क्स को तो गिरफ्तार करके और पुलिस ले गई है उनकी मजदूर संगठनों की गतिविधियों के कारण। तो जेनी पहुंची थाने, लेकिन देखिए पुलिस वालों ने जेनी को भी गिरफ्तार किया और थाने में पैक कर दिया। खैर अगले दिन मजदूरों ने जब थाने के ऊपर प्रदर्शन किया तो मजबूर होकर तात्कालिक ब्रुसेल्स का जो पुलिस विभाग था उसको इनको मुक्त करना पड़ा, जेनी को और कार्ल मार्क्स को। लेकिन कार्ल मार्क्स के लिए फरमान जारी हो गया कि अब आप देश छोड़ दें। तो कार्ल मार्क्स ने फिर वो देश छोड़ा और जर्मनी से जो व्यक्ति पैदा हुआ था वो फ्रांस, फ्रांस से वो ब्रुसेल्स बेल्जियम पहुंचा और फिर वो एंजल्स के बुलावे के ऊपर, क्योंकि एंजल्स मूलतः खुद जर्मनी के राइनलैंड का रहने वाला था, उनका दोस्त था, लेकिन एंजल्स के पिता वगैरह वो व्यापारी थे और उन्होंने फैक्ट्रियां लगा रखी थी ब्रिटेन के अंदर, लंकाशायर में, मैनचेस्टर में कपास की फैक्ट्रियां। तो उसके बुलावे फिर वो लंदन पहुंचा और बाकी की जिंदगी फिर कार्ल मार्क्स की लंदन में बीती। तो कई एक बार ये क्वेश्चन आया कि कार्ल मार्क्स मूलतः था कहां का? तो कार्ल मार्क्स मूलतः जर्मनी का था कि उसके बाद जब वो लास्ट टाइम मरा तो उसके पास किस देश की नागरिकता थी? तो देखिए कहीं ऐसे कोई ऑथेंटिक चीजें तो मिलती नहीं है, कौन इन चीजों को देखता है। लेकिन वो औपचारिक रूप से वो लंदन का उसका ब्रिटेन का नागरिक नहीं था जब वो मरा था। हो सकता है मैंने खुद की पुस्तक में लिख दिया हो कि वो अंतिम समय ब्रिटेन का नागरिक था, पर वो था नहीं। आप उसको थोड़ा त्रुटि सुधार है, उसको त्रुटि का सुधार कर लेना। वो अंतिम समय में कहीं का औपचारिक नागरिक नहीं था, ब्रिटेन का तो कम से कम नहीं था, जो कि वहां लंबे समय से रह रहा था। 1850 के आसपास वो पहुंचा और उसके बाद 1883 जब तक उसकी मौत नहीं होगी वो वही था। लंदन के दिन कार्ल मार्क्स के लिए बुरे थे, आर्थिक अभाव में ही गुजरा कार्ल मार्क्स का जीवन। कार्ल मार्क्स की 2 संतानें इलाज के अभाव में और न्यूट्रिशन पोषण के अभाव में चली गई, पर्याप्त खाने के अभाव में चली गई। और खाना भी कौन सा, आलू और चावल तक नसीब नहीं होते थे मार्क्स, जेनी और उनके बच्चों को। तो 2 बच्चे ऐसे में ही काल के ग्रास बन गए। कार्ल मार्क्स ने फिर अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, हालांकि यदा कदा एंजल्स उनका सहयोग किया करता था, लेकिन देखिए जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है वो हमेशा हाथ नहीं पसारता। और एक इतना बड़ा विचारक है, उसके पर्सनल खर्चे भी बहुत ज्यादा होते थे, बुक्स को लेके हो चाहे यात्राओं को लेके हो। तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक मैग्नम ऑप्स का निर्माण किया जाए, एक महान कृति का निर्माण किया जाए। तो उन्होंने लिखना शुरू की द कैपिटल, जिसको अपन दास कैपिटल बोलते हैं। उन्होंने सोचा ये पुस्तक जब छपेगी तो इससे जो रॉयल्टी आएगी उससे मेरा जीवन आसानी से निकल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य का चक्कर देखिए कि जब कैपिटल आई और कैपिटल छपी तो इसको रिस्पॉन्स नहीं मिला। हालांकि आज हरेक एक कम्युनिस्ट के घर में आपको दास कैपिटल मिल जाएगी। उसके बाद तो ये करोड़ों की संख्या में बिकी। इसको बाइबल कहा जाता है कम्युनिस्टों की,
लेकिन उस समय नहीं बिकी। कार्ल मार्क्स की मां भी बोली कि अगर मेरे बेटे ने दास कैपिटल लिखने की बजाय, यानी कैपिटल लिखने की बजाय कैपिटल कमाने के ऊपर ध्यान दिया होता तो वो ज्यादा सुखी होता। यानी कहते हैं कि इस कैपिटल लिखने के दौरान कार्ल मार्क्स जितनी सिगार पी गया था, कैपिटल की रॉयल्टी उतनी भी नहीं आई थी। रॉयल्टी का तात्पर्य, जब कोई प्रकाशक आपकी पुस्तक छापता है तो बदले में आपको उसकी बिक्री के अकॉर्डिंग कुछ हिस्सा देता है, उसको अपन उसकी रॉयल्टी बोलते हैं। कार्ल मार्क्स के जीवन में एक बड़ा झटका तब आया जब उनका जो एक 2 संतानों के बाद उनका एक बेटा और था जिसको जेनी और कार्ल मार्क्स बड़ा प्यार किया करते थे, बड़े नोटी सा बेटा था। वो बेटा भी इलाज के अभाव में चला गया, भूख मरता मरता चला गया। और दुर्भाग्य ये कि जब उसको दफनाने जा रहे थे तो कफन तक के पैसे नहीं थे कार्ल मार्क्स के पास। तब जेनी पड़ोस में जाके और कफन के लिए पैसे मांग के लाई थी। तो कार्ल मार्क्स के लिए यह कहा जाता है कि कार्ल मार्क्स ने तो अपने बच्चों के लिए जिंदा जी सामान जुटा पाया, यानी वो जिंदा थे तब भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाया, और कार्ल मार्क्स उनके मृत्यु के बाद का सामान भी नहीं जुटा पाया, यानी उनके जिंदा जी रोटी नहीं जुटा पाया और मरने के बाद उनके लिए कफन तक नहीं जुटा पाया। इतना महान व्यक्तित्व, और उसने इतने कष्ट झेले, और इतना झेलने के बाद भी कार्ल मार्क्स ये कहता है कि मैं सच्चे अर्थों में मार्क्सवादी नहीं हूं। ये खुद कहता है कार्ल मार्क्स कि मैं सच्चे अर्थों में मार्क्सवादी नहीं हूं, क्योंकि मार्क्सवादी होता है वो तो इससे भी ज्यादा दिलदार होता है। चाहे कितने दुख आए वो सर्व सुख के बारे में सोचता है, कॉमन गुड के बारे में सोचता है, समुदाय और समाज के सुख के बारे में पहला सोचता है। तो खैर, ऐसे ही दुखदायी माहौल में एक दिन 1881 में जेनी भी चली गई, कैंसर से मौत हो गई जेनी के, इलाज का पैसा था नहीं। तो एंजल्स बोला कि जिस दिन जेनी चली गई थी उस दिन कार्ल मार्क्स भी चला गया था, और अगले 2 साल में फिर ऐसे ही बीमार अवस्था के अंदर तड़पता तड़पता कार्ल मार्क्स भी चल बसा। और दफनाया कहां गया दोनों को? जहां पहले जेनी को दफनाया गया था उस यतीम शमशान घाट में, जहां अनाम लोगों को दफनाया जाता है जिनका कोई वारिस नहीं होता, उसकी बगल में ही कार्ल मार्क्स को दफना दिया गया। एक ऐसा महान व्यक्ति जिसके ऊपर आज अरबों लोग चर्चा करते हैं, ऐसी गुमनाम सी जगह के ऊपर उसकी कब्र आज भी खड़ी है। खैर, कार्ल मार्क्स का जीवन चाहे कैसा ही था, लेकिन कार्ल मार्क्स ने हम सब जैसे अरबों लोगों का जीवन बदल दिया। आज हम जिस आर्थिक समानता की और आर्थिक अधिकारों की चर्चा करते हैं, और आज पूंजीवादी, इस घोर पूंजीवादी युग में फिर आज अगर ऐसे विचार जिंदा हैं तो कार्ल मार्क्स की वजह से जिंदा है। 1991 के बाद जब वैश्विक लेवल के ऊपर यूएसएसआर का विखंडन हो गया, पूर्वी यूरोप की साम्यवादी व्यवस्थाओं का पतन हो गया, तो यह कहा गया कि अब जो कार्ल मार्क्स का दिया गया मार्क्सवाद था, जो उसके आर्थिक समानता संबंधी विचार थे, जो मुक्ति संबंधी विचार थे, जो साम्यवादी संबंधी विचार थे, अब वो प्रासंगिक नहीं है। यहां तक कि एक जो अमेरिकन राइटर है फ्रांसिस फुकुयामा, उन्होंने तो ये कहा एंड ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का ही अंत हो गया है। लेकिन देखिए, जब तक इस संसार में अन्याय है, इस संसार में अत्याचार है, इस संसार में शोषण है, जब तक आर्थिक असमानता है, तब तक मार्क्सवाद प्रासंगिक है, प्रासंगिक रहेगा। हाँ, ये नए रूप में सामने आएगा, मुक्ति के नए नए रूप लेके मार्क्सवाद सामने आएगा। तो एक शासन व्यवस्था के रूप में भले ही साम्यवाद फैल हो गया हो तात्कालिक शासकों की वजह से, लेकिन मार्क्सवाद फैल न था, न है, न होगा।
तो ऐसे ही महान विचारक की आज हम चर्चा करेंगे, कार्ल मार्क्स के। जर्मनी में पैदा हुए, मूलतः दार्शनिक थे, नहीं एंजल्स थे वो तो अर्थशास्त्री थे, लेकिन कार्ल मार्क्स मूलतः दार्शनिक है, समाजशास्त्री है। ये दार्शनिक भी है, समाजशास्त्री भी है, और मूलतः देखो तो फिर समाजशास्त्री है। राजनीतिक विचार, क्योंकि इनके विचार इतने व्यापक है कि कोई सा विषय उठा लें, आप चाहे अर्थशास्त्र उठा ले, वहां भी कार्ल मार्क्स को एज ए थिंकर पढ़ा जाता है। तो हम इस समाजवादी विचारक की, जिन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद दिया और मानवता को एक नई राह दिखाई, उनकी चर्चा की शुरुआत उनकी कृतियों से करते हैं। क्योंकि हर एक पेपर में, जिसमें 100 से 150 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटिकल साइंस के, कार्ल मार्क्स और उनसे रिलेटेड जो भी अवधारणाएं हैं, धाराएं हैं, उनसे संबंधित 2 या 3 क्वेश्चन पक्के आते हैं। चाहे वो कार्ल मार्क्स को लेके आए, कार्ल मार्क्स की कृतियों को लेके आए, या कार्ल मार्क्स की विभिन्न जो धाराएं हैं, चाहे रूढ़िवादी धाराएं हैं, चाहे नवमार्क्सवादी धाराएं हैं, उनको लेके, या इनसे रिलेटेड जो विचारक हैं उनकी पुस्तकों को लेके, उनके विचारों को लेके क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो हम कार्ल मार्क्स ही, मैंने कहा, पुस्तकों के ऊपर जरूर क्वेश्चन आते हैं। 2 प्रकार से कार्ल मार्क्स की पुस्तकों के संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो इनको तरतीब से पूछा जाता है कि कौन सी पुस्तक किस उसमें आई थी, टाइम पीरियड में। एक पुस्तक नहीं पूछेंगे, हो सकता है कोई पर्टिकुलर ये पूछ लिया जाए कि ये पुस्तक कब आई थी, तो हमने को 3-4 पुस्तकें याद करनी है। बस कई बार सीरीज पूछी जाती है कि आप बताइए कि आरोही क्रम में, यानी बढ़ते क्रम में, इन पुस्तकों को सेट कीजिए कि पहले कौन सी आई, बाद में कौन सी आई, फिर कौन सी आई। तो मैं ऐसी ही पुस्तकों की आपसे चर्चा शुरुआत करता हूं। देखिए, बहुत कुछ लिखा कार्ल मार्क्स ने, सबकी चर्चा नहीं कर सकते, और सबके अंदर क्या है, उसकी एक एक माइनर चीज तो नहीं कर सकते, लेकिन बड़ी बड़ी चीजें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, उनकी अपन चर्चा कर लेते हैं। कार्ल मार्क्स ने जो पीएचडी की थी, वो 2 यूनानी विचारक हैं, 2 ग्रीक विचारक हैं। एक है डेमोक्रिटस और एक है एपिक्यूरस। एपिक्यूरस भौतिकतावादी है, जो सुखों के ऊपर बल देते हैं, भौतिक सुखों को महत्वपूर्ण मानते हैं, और ये कहते हैं कि समाज में जो असमानताएं हैं वो समाज प्रदत्त है, प्रकृति प्रदत्त नहीं है। तो कुल मिला के भौतिक सुखों पे बल देने वाले एपिक्यूरस हैं, वो ज्यादा प्रासंगिक लगते हैं कार्ल मार्क्स को। तो डेमोक्रिट्स नाम है एक व्यक्ति का, और एपिक्यूरस, इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन, ये पीएचडी का टॉपिक था कार्ल मार्क्स का। 2 एथेंस के विचारक हैं, या ग्रीक विचारक, जिनको यूनानी विचारक बोलते हैं, वो विचारक हैं इनके ऊपर। और उसके बाद बुक्स की चर्चा करें। कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक आई 1843 में, और ये पुस्तक थी जो जेविस के ऊपर, ऑन द जेविस क्वेश्चन। जेविस यहूदियों को बोलते हैं, ऑन जेविस क्वेश्चन। इसमें धर्म और धर्मनिरपेक्षता और धर्म विरोध की चर्चा की गई है। इसमें एक विचारक हैं जिन्होंने ये कहा कि अगर यहूदियों को आगे बढ़ना है तो इन्हें धर्म से निरपेक्ष रहना होगा, जबकि कार्ल मार्क्स कहता है नहीं, धर्म निरपेक्ष नहीं रहना होगा। धर्म निरपेक्ष तो फिर भी धर्म से संबंधित होता है, इन्हें धर्म से दूर रहना होगा, क्योंकि जीवन का सार है वो धर्म नहीं है बल्कि धन है। तो इसमें जीवन का सार धर्म की बजाय धन को बताया गया है कि मानव के श्रम का, मानव के जीवन का जो मूल सार है वो धन है, और इससे महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। तो कौन महत्वपूर्ण है? एक तरफ धर्म के अकॉर्डिंग ईश्वर महत्वपूर्ण है या पैसा महत्वपूर्ण है? तो कार्ल मार्क्स का कहता है कि ईश्वर की बजाय पैसा ज्यादा महत्वपूर्ण है।
यानी सुखों का आधार वही एपिक्यूरस वाली बात, वही भौतिकतावादी वाली बात, वही होब्स की बात, फेलिसिटी की बात, बेंथम वाली बात कि महत्वपूर्ण क्या है, सार क्या है। तो सार है धन, पैसा, ईश्वर, भौतिक चीजें। ईश्वर की बजाय ये चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऑन द जेविश क्वेश्चन में धर्म निरपेक्षता के बजाय धर्म विरोध की चर्चा है। इसी साल फिर इनकी पुस्तक आई थी, एक हेगल की पुस्तक है, फिलोसफी ऑफ राइट्स। इस फिलोसफी ऑफ राइट्स का क्रिटिसिज्म किया गया और पुस्तक आई। मैंने कहा कि फिलोसफी ऑफ राइट, क्रिटिसिज्म ऑफ हेगल्स फिलोसफी ऑफ राइट। क्रिटिसिज्म होता है या क्रिटिक होता है विरोध करना, आलोचना करना, आलोचनात्मक मूल्यांकन करना, यानी पहले उसकी आलोचना करना, फिर अपने तरीके से उसमें सुधार के सुझाव देना, आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो फिर एक और पुस्तक आई हेगल की, फिलोसफी ऑफ राइट्स। हेगल्स फिलोसफी ऑफ राइट का क्रिटिसिज्म आया। इसमें इन्होंने हेगल का जो चेतनवाद है उसकी आलोचनात्मक व्याख्या की है। आगे हम चर्चा करेंगे चेतनवाद क्या है। तो मैंने कहा इसमें हेगल की जो फिलोसफी है और चेतनवाद है उसकी आलोचना की गई है। फिर 1844 में पेरिस पांडुलिपियां। इसमें देखिए आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके तो आपको ये सन 2 याद रखने पड़ेंगे। पेरिस पांडुलिपियां, देखिए ये वो दौर है जब कार्ल मार्क्स जर्मनी छोड़ के और पेरिस में चला गया है, और पेरिस जाने के बाद उसने लिखना पढ़ना शुरू किया है। उस दौरान उसने जो पांडुलिपियां लिखी, जो कार्य किया, वो कार्य तात्कालिक समय में लोगों के सामने नहीं आया। इस पांडुलिपियों में उसका दर्शन है और उसका अर्थ संबंधी विचार है, अर्थशास्त्र संबंधी विचार है। तो उसके आर्थिक दर्शन की चर्चा है पेरिस पांडुलिपियों में। बाद में ये पांडुलिपियां छपी नहीं, मैं आपको बताऊंगा पांडुलिपियां मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती है, अभी चर्चा करते हैं। फिर ये बहुत बाद में 1932 में, यानी लिखने के लगभग 90 साल के बाद ये छपी, 1932। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैन्युस्क्रिप्ट्स है इनकी। इनको पेरिस पांडुलिपियां बोलते हैं। इनको इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स बोला जाता है, जो 1844 में लिखी गई लेकिन छपी 1932 में जाके। ये संदूक में पैक थी, तो इनकी बेटी ने एक दिन देखा कि ये क्या सामान है, तब उस संदूक को खोला गया और फिर उन कागजों को तरतीब से छपवाया गया। तो वो है पेरिस की पांडुलिपियां। इनका जो सही नाम है वो है इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स। चलिए हिंदी में लिखते हैं। आर्थिक व दार्शनिक पांडुलिपियां। तो पहले अपन पांडुलिपियां मैन्युस्क्रिप्ट्स किसको कहते हैं इसको बताता हूं आपको। देखिए कोई भी विचारक या कोई भी लेखक जब अपने विचारों को एक कागज पे लिखना शुरू करता है तो कई बार वो बेतरतीब भी हो जाते हैं, जैसा भी है, उसको पांडुलिपि बोला जाता है। बाद में जब इनको तरतीब से सेट करके, टाइप करके, साइक्लोस्टाइल करके और तरतीब से छपवाया जाता है तो वो पुस्तक का रूप ले लेता है। तो ये मान लीजिए कच्ची जो पुस्तक होती है, जो कच्ची सामग्री होती है, पुस्तक से पहले जो राइटर तैयार करता है उसको पांडुलिपि बोला जाता है। बाद में तो पुस्तक बन जाती है, जब साइक्लोस्टाइल होकर या आपके सारी टाइप होकर फिर प्रिंट होती है, फिर पुस्तक बन जाती है। तो ये तब लिखी गई जब वो पेरिस में थे, उनको पेरिस की पांडुलिपियां कहा जाता है।
इनमें इकोनॉमिक और फिलोसॉफिकल मुद्दों के ऊपर चर्चा है। और ये जब 1932 में आई तब एक मार्क्स का एक नया चेहरा सामने आया, एक ऐसा कार्ल मार्क्स जिसको लोग जानते ही नहीं थे। यानी कार्ल मार्क्स का एक ही चेहरा जानते थे कि कार्ल मार्क्स का मतलब है क्रांति, कार्ल मार्क्स का तात्पर्य है आर्थिक शोषण, कार्ल मार्क्स का तात्पर्य है वर्ग संघर्ष, कार्ल मार्क्स का तात्पर्य है वर्ग चेतना, कार्ल मार्क्स का तात्पर्य है भौतिक द्वंद्ववाद, कार्ल मार्क्स का तात्पर्य है आर्थिक नियतिवाद, कार्ल मार्क्स का तात्पर्य है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। लेकिन जब पेरिस पांडुलिपियां सामने आई तो धीरे धीरे जब इनका प्रचार हुआ, प्रसार हुआ, तब पता चला कि कार्ल मार्क्स का तो एक चेहरा और है, एक ऐसा चेहरा जो मानवता प्रेमी है, एक ऐसा चेहरा जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है, एक ऐसा चेहरा जो मानव मुक्ति की कामना करता है, एक ऐसा चेहरा जो थोड़ा सा काल्पनिक है, एक ऐसा चेहरा जो थोड़ा सा रोमांटिक है, एक ऐसा चेहरा जो सर्व मुक्ति की बात करता है, मानव मुक्ति की बात करता है, और एक ऐसा चेहरा जो शोषण, आर्थिक शोषण की बजाय अलगाव के शोषण की चर्चा करता है। तो ये जो पेरिस की पांडुलिपियां आई, इनमें अलगाव का वर्णन किया गया, एलिनेशन का वर्णन किया गया, परायेपन की चर्चा की गई। आगे हम पूरा ये थ्योरी है अलगाव का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एलिनेशन, इसकी चर्चा करेंगे। अभी तो ये चर्चा कर लें कि पेरिस पांडुलिपियों में अलगाव की चर्चा करने वाला एक मानवतावादी, थोड़ा रोमांटिक, थोड़ा कल्पनावादी, थोड़ा स्वतंत्रता प्रेमी कार्ल मार्क्स हमें समझ में आया। तो ये एक नया ही रूप देती है कार्ल मार्क्स के विचारों को, उनकी छवि को। वो है पेरिस की पांडुलिपियां, जिनको अपन इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं। ये 1844 में लिखी गई और 1932 में सामने आई, ये पेरिस की पांडुलिपियां। तो हमने चर्चा की ऑन द जेविश क्वेश्चन, फिर हेगल्स फिलोसॉफी ऑफ राइट्स, और फिर पेरिस की पांडुलिपियां। इनके बाद आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन तो जरूर तैयार हुआ कि अलगाव का सिद्धांत मूलतः कहां है, तो 1844 की पेरिस की पांडुलिपियों में। फिर 1844 के बाद आ गया 1845, 3 पुस्तकें आई। एक आई होली फैमिली, एक पुस्तक आई जर्मन आइडियोलॉजी, और एक पुस्तक आई थीसिस ऑन फायरबाख। थीसिस ऑन फायरबाख। ये 3 पुस्तकें एक ही साल में आई। होली फैमिली, पहले इसकी चर्चा करते हैं कि होली फैमिली में क्या है। देखिए, होली फैमिली में वर्णित है नव हेगलवादी दर्शन की आलोचना। दरअसल ये पुस्तक एंजल्स और कार्ल मार्क्स ने मिलकर लिखी है, और तत्कालिक जर्मनी में जो नव हेगलवादी विचारक थे, उनका जो समूह था, उस समूह की जो सोच थी, विचार थे, उनकी आलोचना में लिखी गई, उनका मूल्यांकन किया गया है होली फैमिली के अंदर। ये जब छपने के लिए गई तो प्रकाशक ने पूछा कि आप दोनों क्या लिख लाए हो, कार्ल मार्क्स और एंजल्स से पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम उन नव हेगलवादियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करके लाए कि अच्छा, वो जो अपने आप को बड़े पवित्र विचारों वाले समझते हैं, जो कहते हैं हेगल के तो जो व्याख्या करने वाले हम ही हैं, तो क्या उस परिवार के लोग, परिवार मतलब एक समूह के लोग, तो मजाक में फिर इसका नाम रखा गया होली फैमिली। तो ये नव हेगलवादियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन है इसमें। फिर आई जर्मन आइडियोलॉजी। जर्मन आइडियोलॉजी में मूलतः हमें पता है कि हेगल हावी है, तो इसमें भी हेगल और उनका द्वंद्ववाद है, और उनके चेतनवाद और द्वंद्ववाद से संबंधित विचार है, और चेतनवाद की आलोचना की गई है। तो जर्मन आइडियोलॉजी में जो मुख्य विचार है वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के ऊपर है। इसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है।
इसी में वर्णित है विचारधारा। तो आइडियोलॉजी, देखिए नाम ही आइडियोलॉजी है। तो जर्मन आइडियोलॉजी में इसके हेगल के द्वंद्वात्मक चेतनवाद की बजाय द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की चर्चा है। इसकी तो हम और व्याख्या करेंगे, पूर्ण व्याख्या करेंगे कि द्वंद्वात्मक चेतनवाद क्या है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है। और मैंने कहा इसमें विचारधारा की आलोचना की गई है, आइडियोलॉजी की आलोचना की गई है। और यह कहा गया है कि जो विचारधारा होती है, आइडियोलॉजी होती है, वो मिथ्या चेतना होती है, फॉल्स कॉन्शियसनेस होती है। ये कहा गया है, ये मुख्य विचार है कार्ल मार्क्स का कि विचारधारा ये जरूर है कि ऐतिहासिक परिवर्तन में मुख्य भूमिका जरूर निभाती है, लेकिन ये मिथ्या चेतना होती है, वास्तविक चेतना नहीं होती। ये झूठी चेतना होती है, मिथ्या में झूठी चेतना। ये लगती सत्य है लेकिन सत्य होती नहीं है। पहले तो इसके लिए आपको थोड़ा सा विचार करना होगा कि विचारधारा होती क्या है। देखिए विचारधारा ये कह लीजिए एक विचारों का समूह है। कई लोग इसको विचारों का विज्ञान बोलते हैं। चलो विचारों का विज्ञान तो इसका मतलब वो तो फिर निरपेक्ष नियम हो गए। हम ये कहते हैं विचारों का समूह है। इस विचारों के समूह के ऊपर कुछ लोग विश्वास करते हैं और इस विश्वास के अकॉर्डिंग फिर वो इसको क्रिया रूप देते हैं। तो किसी भी विचारधारा में तीन चीजें होती है। एक होता है विचार, फिर उन विचारों के ऊपर विश्वास और फिर उनका क्रिया रूप देना, उनके अकॉर्डिंग काम करना। जैसे मैं कहूं कि आप उदारवादी हैं, तो हम एक विचारधारा लेते हैं, उदारवादी विचारधारा। तो उदारवादी विचारधारा का यह कहना है कि व्यक्ति विवेकशील होता है, नंबर एक। अगला विचार है कि उसको स्वतंत्र छोड़ दो। अगला विचार है कि उसको अंतरात्मा की स्वतंत्रता की छूट दे दो, उसको विचार और व्यक्ति की छूट दे दो। फिर कहते हैं समाज में राजनीतिक समानता लेके आओ, उसमें धार्मिक समानता लेके आओ। फिर कहेंगे बाजार को भी खुला छोड़ दो, वहां हस्तक्षेप करो। तो उदारवादियों के राजनीति के बारे में कहना है कि यहाँ लोकतंत्र लाओ, बाजार के मामले में कहना है कि हस्तक्षेप लाओ, समाज के मामले में कहना है कि यहाँ समानता लाओ। तो देखिए अर्थव्यवस्था के बारे में आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, शैक्षणिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, इसमें उदारवादियों के विचार हैं वो इस प्रकार के जो मैंने बताए। तो देखिए बहुत सारे विचारों का समूह होता है, वो होती है विचारधारा। फिर इस विचारधारा को कुछ लोग क्या है उसको विश्वास करते हैं, उसके ऊपर यानी भक्त होते हैं उस विचारधारा, उनको अच्छी लगती है तो वो कहते हैं कि ये तो शाश्वत सत्य है, ये तो निरपेक्ष है, तो उसमें विश्वास करने लगते हैं और उस विश्वास के अकॉर्डिंग फिर वो उसको क्रिया रूप देते हैं। जिसे उनको कहा जाए, जैसे उदारवादी है ये लोकतंत्र के ऊपर बल देते हैं, तो राजनीतिक क्षेत्र में इनका जो विचार है वो लोकतंत्र के संबंध में है, प्रतिनिधियात्मक सरकार के संदर्भ में है, संसदीय या अध्यक्षात्मक सरकार के संदर्भ में इनके जो विचार होते हैं। फिर विश्वास ये करते हैं कि तानाशाही की बजाय लोकतंत्र ज्यादा अच्छा है, समाजवाद की बजाय लोकतंत्र ज्यादा अच्छा है, सर्वहारा की तानाशाही की बजाय लोकतंत्र ज्यादा अच्छा है। यानी जो लिबरल लोकतंत्र है, संख्या आधारित या बहुसंख्यक लोकतंत्र कह लीजिए आप, जो भी है, शासन पद्धति के रूप में जो लोकतंत्र है वो ज्यादा अच्छा है। इसमें वो फिर विश्वास करते हैं। फिर वो अपने जब भी कोई संस्था बनाते हैं, कानून बनाते हैं, समाज में कोई गतिविधि करते हैं तो लोकतांत्रिक तरीके से करने की कोशिश करते हैं, उदार लोकतंत्र के अकॉर्डिंग। तो मैंने कहा कि विचारधारा एक विचारों का समूह है, लोग उस पर विश्वास करते हैं, उसके अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। अगर आप रूढ़िवादी हैं तो आपके विचार वैसे होंगे, आप उन पर विश्वास करते हैं और फिर हर मामले में आप रूढ़िवादिता संबंधी विचार उनको प्रदर्शित करेंगे। जैसे अगर गर्ल्स एजुकेशन की बारी आ गई और अगर रूढ़िवादी विचारधारा के हैं और भारतीय समाज के, तो आप विरोध करेंगे गर्ल्स एजुकेशन का, दलित एजुकेशन का विरोध करेंगे, दलितों की जातीय समानता का आप विरोध करेंगे क्योंकि आप रूढ़िवादी हैं। तो आप उसी को फिर क्रिया रूप देंगे, समाज में ऐसे प्रदर्शित करेंगे आप। तो इन्होंने, कार्ल मार्क्स ने कहा कि मिथ्या चेतना होती है। होता क्या है कि कोई भी विचारधारा होती है वो सबके लिए नहीं होती, लेकिन जो विचारधारा का प्रचार करने वाले लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि सबके कल्याण के लिए होती है, सबके लिए अच्छी होती है। लेकिन नहीं, कार्ल मार्क्स का कहना है कि ये एक झूठी चेतना पैदा करती है सबके लिए कि आप सबके लिए अच्छे के लिए है, लेकिन ये सिर्फ एक के वर्ग के लिए अच्छी होती है, वो है शासक वर्ग। यानी विचारधारा सिर्फ शासक वर्ग की होती है, बाकी के ऊपर तो थोपी जाती है।
और बाकी के ऊपर ऐसी थोपी जाती है उनको पता ही नहीं चलता कि कब उनके ऊपर विचारधारा थोप दी गई, वो उसी को सत्य मानने लगते हैं। तो ये शासक वर्ग की विचारधारा है जो आम आदमी के मस्तिष्क के ऊपर एक झूठा आवरण डाल देती है और उस विचारधारा का वो दास बन जाता है। तो विचारधारा वास्तविक नहीं होती, बल्कि ये निरपेक्ष भी नहीं होती, बल्कि ये थोपी जाती है किसके द्वारा? शासक वर्ग के द्वारा, उस वर्ग के द्वारा जिसके पास उत्पादन के साधनों का कब्जा होता है, यानी अमीर वर्ग की विचारधारा ही होती है और गरीब भी इसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो क्या ये सही है? क्या नहीं है? ये सबके लिए नहीं होती, ये सिर्फ अमीरों की होती है, अमीरों के फायदे के लिए होती है। तो गरीबों के अंदर, मजदूरों के अंदर ये मिथ्या चेतना पैदा करती है कि हमारे लिए भी अच्छी है, ऐसी मिथ्या चेतना पैदा करती है, ऐसी सदम चेतना पैदा करती है, ऐसी झूठी चेतना पैदा करती है कि अमीरों के लिए अच्छी है तो अमीर कह रहे हैं कि आपके लिए भी अच्छी है, तो गरीब भी मान लेता है कि ऐसी विचारधारा हमारे लिए भी अच्छी है। तो गरीबों से कहा गया, मजदूरों से कहा गया कि लोकतंत्र एक बहुत ही अच्छी शासन पद्धति है, उदार लोकतंत्र। उसमें प्रत्येक व्यक्ति को वोट की समानता होती है, एक व्यक्ति का एक वोट एक मोल होता है। तो मजदूरों 50, 60, 70 साल तक समझ में नहीं आया, उनका मिल गया ना, राजनीति अधिकार मिल गया। पहले राजतंत्र था, फिर कुलीन तंत्र आया, यानी कुछ पूंजीपतियों को इनको वोट का अधिकार था, लोकतंत्र का कुलीनवादी रूप आया, और फिर सर्वव्यापक रूप आ गया लोकतंत्र का, सभी लोगों को, अमीर गरीब मजदूर सबको वोट का अधिकार मिल गया। तो मजदूर उनको बड़ा अच्छा लगा कि आनंद आ गया, अब हम भी सरकार बनाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, सरकार को पलट देंगे। लेकिन देखा क्या, सरकार किसी को हमेशा ही पूंजीपतियों के कब्जे में रहती थी। तो क्या ये लोकतंत्र की जो उनके अंदर चेतना, ये सच्ची चेतना थी कि उदार लोकतंत्र बहुत ही अच्छा होता है, ये हमारे जीवन में परिवर्तन कर देगा? नहीं, ये 60-70 साल बाद समझ में आया कि तो मिथ्या चेतना है, वोट के साथ साथ रोटी भी जरूरी है। तो उदार लोकतंत्र ने वोट का अधिकार तो दे दिया, लेकिन रोटी का अधिकार नहीं दिया। तब जर्मन आइडियोलॉजी में वो विचारधारा को छदम चेतना, मिथ्या चेतना बोलते हैं, और इसी में वर्णित है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। फिर एक और पुस्तक की चर्चा करें, थीसिस ऑन फायरबाख। इसमें ये जो फायरबाख है, ये जर्मनी के दार्शनिक है, जर्मन फिलोसोफर है, वैसे ही जैसे हीगल है वैसे ही फायरबाख है, ये जर्मनी के दार्शनिक है। और इस फायरबाख से कार्ल मार्क्स ने भौतिकतावाद लिया है। इसे कार्ल मार्क्स ने धर्मनिरपेक्षता ली है। इससे कार्ल मार्क्स ने धर्मनिरपेक्षता ही नहीं बल्कि धर्म विरोध लिया है कि धर्म की बजाय पैसा ज्यादा महत्वपूर्ण है, भौतिक तत्व ही सत्य है, यही संसार को बदलते हैं, जड़ तत्व ही सार तत्व है। ये इन्होंने फायरबाख से लिया है, जो जर्मनी के दार्शनिक है। हेगल का चेतनवाद है और फायरबाख का भौतिकवाद है। तो इन्होंने फायरबाख से भौतिकतावाद लिया है। और थीसिस ऑन फायरबाख में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज लिखी हुई है, वो लिखी हुई है कि आज तक दार्शनिकों ने किया क्या है, कि आज तक दार्शनिकों ने सिर्फ इस संसार की व्याख्या की है, जबकि मूल चीज ये है कि इस संसार को बदला जाए। इसका तात्पर्य है कि आज तक सिर्फ दार्शनिकों ने सिद्धांत निर्माण किया है, इस सिद्धांत निर्माण को व्यवहारिक जामा पहनाने का कोई कार्य नहीं किया। तो मूल मुद्दा ये नहीं है, जैसा कि कार्ल मार्क्स कहता है, कि वास्तविकता की व्याख्या की जाए। मुद्दा ये है कि उस वास्तविकता को बदला कैसे जाए, उस वास्तविकता में परिवर्तन कैसा किया जाए। तो समाज की व्याख्या तो कोई भी कर लेगा, बात यह है कि उसको बदला कैसे जाए। तो इसी पुस्तक में उन्होंने कल्पनावादी समाजवादियों की चर्चा की है। कल्पनावादी समाजवादी, यूटोपियन सोशलिस्ट। कार्ल मार्क्स अपने से पहले के जो भी सोशलिस्ट हो चुके हैं, जिन्होंने समाजवाद के बारे में लिखा है, समाजवाद के दर्शन की व्याख्या की है, उनको कहा है कि ये सारे के सारे यूटोपियन हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो समाजवाद है वो आएगा कैसे,
उन्होंने कभी नहीं बताया। भी आएगा कैसे? कल्पना तो बहुत अच्छी होती है समाजवाद की कि सारे लोग आर्थिक रूप से बराबर होते हैं, कोई किसी का शोषण नहीं करता, वर्ग विभेद नहीं होता, आर्थिक समानता पाई जाती है। लेकिन ये आर्थिक समानता आएगी कैसे? तो कि सुंदर गुलाबों की कल्पना तो कोई भी कर सकता है, लेकिन मुद्दा यह है कि उन गुलाबों को उगाने के लिए भूमि, खाद और पानी की व्यवस्था कैसे होगी, यह है महत्वपूर्ण चीज। तो सिद्धांत निर्माण के साथ साथ एक और चीज है कि उन सिद्धांतों को व्यवहार में कैसे डाला जाए। तो ये कल्पनावादी समाजवादी है, इन्होंने सिद्धांत निर्माण तो कर दिया लेकिन व्यवहार में डालने का तरीका नहीं बताया। तो फिर कार्ल मार्क्स ने क्या किया? कार्ल मार्क्स बोला कि हमारा जो समाजवाद है वो वैज्ञानिक समाजवाद है। आगे की चर्चा करते हैं आगे की पुस्तकों में। और न ये केवल इस संसार की व्याख्या करता है, इस इतिहास की व्याख्या करता है, सामाजिक परिवर्तनों की व्याख्या करता है, बल्कि ये परिवर्तन होंगे कैसे इसका रास्ता भी बताता है। तो जो कार्ल मार्क्स का जो समाजवाद है वो वैज्ञानिक समाजवाद है। देखिए, कार्ल मार्क्स पहला समाजवादी नहीं था, कार्ल मार्क्स पहला वैज्ञानिक समाजवादी था, क्योंकि समाजवादी तो कार्ल मार्क्स से पहले 20 हो चुके हैं। तो कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवादी है, पहला वैज्ञानिक समाजवादी जिसने समाजवाद लाने के वैज्ञानिक तरीके बताए, नियम बताए। तो हमने एक और पुस्तक की थीसिस ऑन फायरबाख, जिसमें लिखा हुआ है कि आज तक दार्शनिकों ने सिर्फ इस संसार की वास्तविकता की व्याख्या की है, इस संसार को बदला कैसे जाए, इसमें परिवर्तन कैसे किया जाए, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की है। तो हमने 3 पुस्तकें की जो 1845 में आई, होली फैमिली, जर्मन आइडियोलॉजी और थीसिस ऑन फायरबाख। होली फैमिली में नव हेगलवादियों की आलोचना है, जर्मन आइडियोलॉजी में विचारधारा को मिथ्या चेतना बताया गया। ये भी पूछते हैं कौन सी पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। और थीसिस ऑन फायरबाख में आप जरूर याद रखें, ये दार्शनिकों वाली बात लिखी हुई है। तो वास्तविक दार्शनिक वो होता है जो सिद्धांत निर्माण के साथ साथ सिद्धांतों को व्यवहार में डालने का तरीका भी बताए। अब आगे बढ़ते हैं और इन पुस्तकों के बाद और पुस्तक करते हैं कि क्या लिखा। 1847 एक पुस्तक आई, फिलोसॉफी ऑफ पुअर्टी। पुअर्टी मान गरीबी, फिलोसॉफी ऑफ पुअर्टी, दर्शन की गरीबी। इस पुस्तक में कार्ल मार्क्स ने एक फ्रांस के मशहूर समाजवादी, अराजकतावादी समाजवादी दार्शनिक है एक, प्रोंदा। प्रोंदा की एक पुस्तक आई थी, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, उल्टा लिख दिया। पुअरिटी ऑफ फिलोसॉफी। गरीबी का दर्शन, या सॉरी पुअरिटी ऑफ फिलोसॉफी, दर्शन की गरीबी। इससे पहले प्रोंदा की पुस्तक आई थी 1846 में, और पुस्तक का नाम था जो पहले वाला था, फिलोसॉफी ऑफ पुअर्टी, गरीबी का दर्शन। देखिए, प्रोंदा अपनी पुस्तक गरीबी का दर्शन है, उसमें गरीबी के मूल कारणों को समझाते हैं कि गरीबी के मूल कारण क्या है, फिर इस गरीबी का निवारण कैसे होगा इसके बारे में बताते हैं। और वो बताते हैं कि फिर गरीबी के निवारण के लिए समाजवाद लाना होगा। और प्रोंदा का जो समाजवाद है वो अराजकतावादी है। नंबर दूसरा, प्रोंदा एक चीज और की चर्चा करते हैं, वो है कि योग्यता अनुसार कार्य।
व आवश्यकता अनुसार वितरण। पहले इसकी चर्चा करेंगे तब हमारे समझ में आ जाएगा। ये प्रोंदा की देन है। ये जो आप चीजें देखते हैं वितरण का सूत्र है ये, कि योग्यता अनुसार कार्य व आवश्यकता अनुसार वितरण, ये वितरण का सूत्र है। देखिए वितरण के दो सूत्र मेनली चलते हैं। एक सूत्र तो चलता है वो है उदारवादी सूत्र। इसमें होता है योग्यता अनुसार कार्य और कार्य के अनुसार वितरण। ये है उदारवाद का सूत्र, कि उदारवाद में संसाधनों का, गरिमा का, पद का वितरण कैसे होगा। तो आपकी योग्यता अनुसार आपको कार्य मिलेगा और जैसा आपने कार्य किया है उसके अकॉर्डिंग आपको वितरण किया जाएगा। जैसे पहले उदारवाद का सूत्र लेते हैं। अगर आप ने एसटीसी की है, यानी जिसको आप बीएसटीसी बोलते हैं, या आपने नर्सिंग की है, तो आपको उस नर्सिंग के अकॉर्डिंग कार्य मिलेगा। यानी आपकी जैसी योग्यता है वैसा ही कार्य मिलेगा आपको। अगर आप ज्यादा योग्य हैं तो अच्छे कार्य मिलेंगे, बड़े कार्य मिलेंगे, ज्यादा पैसे वाले कार्य मिलेंगे। अगर आप कम योग्य हैं तो उसी के अकॉर्डिंग काम मिलेगा। अगर आप सिर्फ लोहे का काम करना जानते हैं तो लोहार का ही काम मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का काम जानते हैं तो आपको वो काम मिलेगा। तो योग्यता अनुसार कार्य, और जैसा आप काम करेंगे, अगर आपने मन लगा के ज्यादा कार्य किया तो वितरण ज्यादा होगा, और अगर आपने काम चोरी की तो वितरण उतना ही कम होगा। तो योग्यता अनुसार कार्य और कार्य के अनुसार वितरण, यानी जितना आपने काम किया आपको उतना ही मिलेगा। ये तो उदारवाद में चलता है। अगर आपने नर्सिंग की है तो आपको नर्सिंग के अकॉर्डिंग काम मिल जाएगा, लेकिन आप नर्सिंग के दौरान भी और नर्सों से ज्यादा काम करते हैं तो आपको उसी के अनुसार ज्यादा वितरण भी किया जाएगा। ये तो उदारवाद में चलता है। दूसरा ये चलता है समाजवाद का सूत्र। समाजवाद का सूत्र होता है कि योग्यता अनुसार कार्य, यानी आपकी जैसी योग्यता है वैसी ही आपको कार्य मिलेगा। अगर आप लोहार की योग्यता रखते हैं लोहार का कार्य, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की योग्यता रखते हैं तो वो, नर्सिंग की योग्यता रखते हैं तो वो, एमबीबीएस किया तो डॉक्टर, आप जैसे योग्य हैं वैसे आपको कार्य मिलेगा। लेकिन वितरण अब कार्य अनुसार नहीं बल्कि वितरण आवश्यकता अनुसार किया जाएगा। आप नर्स हैं, आपकी उम्र 70 साल है, आपके ऊपर 2-3 बच्चे भी निर्भर हैं और आप बीमार रहते हैं, तब आपको ज्यादा मिलेगा बनिस्बत उस एमबीबीएस के जो जवान है, जिसके ऊपर परिवार की लायबिलिटीज भी नहीं है और जो पूर्ण स्वस्थ है, उसको कम मिलेगा। तो आपको जो वितरण होगा वो आवश्यकता अनुसार होगा, कि आपको जितनी आवश्यकता है उसी अनुसार वितरण किया जाएगा। तो ये आर्थिक समानता का सूत्र है, योग्यता अनुसार कार्य व आवश्यकता अनुसार वितरण। इसमें आप बगैर आवश्यकता के भी खूब कमाते हैं क्योंकि आप काम ज्यादा कर रहे हैं, तो ये इसमें आर्थिक समानता आती है, और ऊपर वाले में, समाजवाद वाले में आर्थिक समानता आती है। अब मैंने यहां ये क्यों चर्चा की, क्योंकि ये जो सूत्र है योग्यता अनुसार कार्य आवश्यकता अनुसार वितरण, जिसकी कार्ल मार्क्स भी आगे चर्चा करते हैं बहुत व्यापक स्तर के ऊपर। अपनी एक पुस्तक करेंगे आज उनको, क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, उसमें इसकी चर्चा करते हैं। तो वो सूत्र इन्होंने प्रोंदा से लिया है। प्रोंदा कहते हैं कि जैसे ही समाजवादी क्रांति हो जाएगी, जैसे ही सर्वहारा क्रांति कर देगा, सर्वहारा मीन्स मजदूर, बुर्जुआ में पूंजीपति मान लीजिए, बुर्जुआ वैसे ना मध्यम वर्ग को बोला जाता है, बुर्जुआ, आगे चर्चा कर लेंगे। बुर्जुआ ये नाम है, जैसे जर्मन शब्द है ये बुर्जुआ। तो प्रोंदा ये कहते हैं कि जब बुर्जुआ के खिलाफ मजदूरों की क्रांति हो जाएगी, उसके बाद राज्य को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य को समाप्त करने को हम बोलते हैं अराजकतावाद, एनार्किज्म। देखिए ये जो एनार्किज्म शब्द है, ये एक सकारात्मक स्थिति होती है, एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई किसी का शोषण नहीं करता, जिसमें वर्ग भेद नहीं होता, जिसमें वर्ग शोषण नहीं होता, यानी एक शोषण विहीन स्थिति को, एक राज्य विहीन स्थिति को हम अराजकता बोलते हैं। अराजकता के दो अर्थ लेते हैं।
आमतौर पे जो आम आदमी समझता है वो राजकता से तात्पर्य मत्स्य न्याय समझता है। होब्स की जो प्राकृतिक अवस्था थी उसको राजकता कह दिया जाता है कई बार, कि तब राज्य नहीं था, सारे लोग एक दूसरे को मार रहे थे, ये अवस्था बड़ी छोटी क्षणभंगुर और क्रूर अवस्था थी, तो ऐसी अवस्था को राजकता बोला जाता है। या जब तक मनु राजा नहीं बना था तो इस पृथ्वी के ऊपर मत्स्य न्याय था। मत्स्य न्याय का तात्पर्य किसी का जीवन सुरक्षित नहीं है, छोटी मछली को बड़ी मछलियां खा रही है और छोटी मछलियां जीवन रक्षा के लिए एक साथ मिलकर मोटी मछली का पेट फाड़ देती है, तो न छोटी मछली सुरक्षित न मोटी मछली सुरक्षित। तो फिर मनु आया और उसने राज्य का निर्माण किया। तो यहां हम जिस अराजकतावाद एनार्किज्म के रूप में जो विचारधारा चलती है पॉलिटिकल साइंस में, उसका तात्पर्य वो वाली अराजकता नहीं है, मारकाट वाली स्थिति, बल्कि एक ऐसी अच्छी स्थिति है कि शोषण नहीं है, प्रभुत्व नहीं है, शक्ति की स्पर्धा नहीं है, तो फिर राज्य की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि राज्य एक शक्ति संस्था है, एक शोषणकारी संस्था है, एक वर्गीय संस्था है। ये एक वर्ग के हितों के लिए पैदा हुई थी, दूसरे वर्ग का शोषण करने के लिए, क्योंकि वर्ग शोषण ही नहीं बचेगा, वर्ग ही नहीं बचेंगे तो वर्ग शोषण करने वाली राज्य की संस्था भी नहीं बचेगी। तो ऐसी अच्छी स्थिति जो वर्ग विहीन हो, राज्य विहीन हो, शोषण विहीन हो, उस स्थिति को हम अराजकतावाद बोलते हैं। प्रोंदा कहते हैं कि समाजवादी क्रांति यानी सर्वहारा क्रांति होते ही और हम अराजकतावादी समाजवाद ले आएंगे और योग्यता अनुसार कार्य और आवश्यकता अनुसार वितरण शुरू कर देंगे। और ये लिखा फिलोसॉफी ऑफ पुअरिटी में, गरीबी का दर्शन, इस पुस्तक में। कार्ल मार्क्स ने फिर उल्टा लिखा पुअरिटी ऑफ फिलोसॉफी, इसमें आलोचना है और प्रोंदा के दर्शन को ही गरीब कहा गया है, कि इसने गरीबी के दर्शन का जो वर्णन किया प्रोंदा ने, कार्ल मार्क्स कहते हैं इसमें जो तर्क है वो अत्यंत कमजोर है, इसकी प्रस्तावनाएं हैं वो अत्यंत कमजोर है, और इसमें जो प्रोंदा के विचार है वो बिल्कुल घटिया है, वो बड़े गरीब है। तो यहाँ गरीबी का दर्शन नहीं बल्कि प्रोंदा का दर्शन ही गरीब है और घटिया है, ये कहना है इस पुस्तक में। कार्ल मार्क्स का ये कहना है कि अगर आप हाथों हाथ अराजकतावाद ले आए, सर्वहारा की क्रांति हुई, क्रांति होते ही और राज्य को समाप्त कर दिया गया, कोई सत्ताधीश नहीं है, कोई सर्वोच्च नेता नहीं है मजदूरों का, तो ऐसे में क्या होगा कि कुछ पूंजीवादी तत्व फिर बच जाएंगे, तो उनका क्या करोगे आप? वो दोबारा सिर उठा लेंगे। दूसरा कि ये जो योग्यता अनुसार कार्य आवश्यकता अनुसार वितरण होता है, ये आप हाथों हाथ नहीं ला सकते सर्वहारा क्रांति होते ही। क्यों? क्योंकि अभी तक पूंजीवादी व्यवस्था की जो फैक्ट्रियां थी वही फैक्ट्रियां हैं, मजदूरों का माइंड सेट अभी भी चेंज नहीं हुआ है। उन फैक्ट्रियों में जो भी चीजें पैदा हो रही है वो लाभ के लिए पैदा होती थी, तो वही चीजें पैदा करते थे पूंजीपति जिनमें लाभ होता हो। अब आपको उन चीजों को पैदा करना है जिनकी आवश्यकता है, जनता को ज्यादा आवश्यकता है। तो आप देखेंगे कि पूंजीपति को जब फैक्ट्री लगाता है तो ये देखता है कि लाभ किसमें, इसलिए वो जूतों की बजाय, देख सर्दी आ गई तो लोगों को जूते चाहिए, अमीरों को हीटर चाहिए। तो एक पूंजीपति को पता है कि मैं जूते बनाऊंगा तो ये गरीब 5 रुपए देगा मुझे एक जूते के, और अगर मैंने हीटर बनाए तो मुझे 500 रुपए देख जाएगा अमीर। तो क्यों बनाएगा वो जूते? वो हीटर की फैक्ट्रियां लगाएगा। तो पूंजीपति लाभ के लिए चीजें बनाता है, आवश्यकता अनुसार नहीं। तो अभी अभी क्रांति हुई है, पूंजीवाद को समाप्त किया गया है, तो क्या इतनी तेजी से फैक्ट्रियां लग जाएगी क्या कि जो लाभ की बजाय लोगों की आवश्यकता अनुसार पैदा करे? क्योंकि फैक्ट्रियां बनने में, कच्चा माल आने में, पैदा होने में, उनके ढेर लगने में, वितरण में टाइम लगता है, उनके विनिमय में टाइम लगता है। तो आवश्यकता अनुसार सामान शुरू में नहीं बनता, ये धीरे धीरे आता है। तो फिर ये सूत्र नहीं हो, शुरुआत में यही सूत्र रखा जाए जो उदारवाद में था, योग्यता अनुसार कार्य व कार्य के अनुसार वितरण। शुरू में ये सूत्र रखा जाए, फिर जब चीजें प्रचुर और भरपूर मात्रा में आवश्यकता अनुसार चीजें पैदा हो जाएगी, फिर ये वितरण कर देना। फिर प्रत्येक को जितनी आवश्यकता होगी, खूब सामान होगा, उसको उसकी आवश्यकता अनुसार वितरित कर दिया जाएगा। तो कार्ल मार्क्स कहता है कि क्रांति होते ही राज्य समाप्त नहीं होगा, और क्रांति होते ये सूत्र भी लागू नहीं होगा, बल्कि उदारवाद वाला एक बार यही सूत्र लागू रखना पड़ेगा कुछ समय के लिए, जब तक कि चीजें भरपूर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में पैदा नहीं हो जाती। तो ये हमने एक और पुस्तक की, पुअरिटी ऑफ फिलोसॉफी, दर्शन की गरीबी, फिलोसॉफी ऑफ पुअरिटी के खिलाफ, गरीबी के दर्शन के खिलाफ। प्रोंदा जो कि फ्रांसीसी दार्शनिक है,
उनकी प्रस्थापनाओं के खिलाफ आई। अब इस पुस्तक के बाद और चर्चा करते हैं। फिर बड़ा एक महत्वपूर्ण एक पुस्तक आई 1848 में। ये पुस्तक नहीं है, ये मैनिफेस्टो है। ये आपको हर हालात में याद रखना पड़ेगा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो होता है घोषणा पत्र। आप चुनाव आते हैं तो प्रत्येक राजनीतिक दल अपने कार्यक्रमों की एक रूपरेखा प्रस्तुत करता है, उसको मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहा जाता है। उसमें लिखा होता है कि अगर हम सत्ता में आए तो हम क्या क्या काम करेंगे, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में या फिर सामाजिक क्षेत्र में हम क्या काम करने वाले, कितनी सड़कें बनाएंगे, कितने लोगों को रोजगार देंगे, कितनों को बेरोजगारी बता देंगे, गरीबों के लिए क्या करेंगे, अमीरों के लिए क्या करेंगे, हमारी इंडस्ट्री पॉलिसी क्या होगी, हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी क्या होगी। ये सब उस घोषणा के अंदर लिखा होता है कि अगले हम अगर आए तो हमारी घोषणाएं क्या होगी। तो 1847 में एक अंतरराष्ट्रीय पार्टी गठित की गई थी, कम्युनिस्ट लीग। और ये कम्युनिस्ट लीग है, ये संसार के मजदूर नेता एक हो गए थे, जिन कार्ल मार्क्स और एंजल्स भी थे, उन्होंने बनाई थी कम्युनिस्ट लीग। कम्युनिस्ट लीग एक अंतरराष्ट्रीय मजदूरों का संगठन है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का मजदूर संगठन था, मजदूर दल है, संगठन नहीं, मजदूर दल है ये। तो इस कम्युनिस्ट लीग का मैनिफेस्टो का काम सौंपा गया था कार्ल मार्क्स को और एंगल्स को। एंजल और कार्ल मार्क्स को काम सौंपा गया था इस पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण करती है कार्ल मार्क्स की और एंजल की, और यहीं से हमें एक नया मार्क्स दिखाई देता है जो औरों की आलोचना नहीं कर रहा है बल्कि खुद के विचार प्रकट कर रहा है। तो इसमें जो कार्ल मार्क्स के राजनीतिक और आर्थिक विचार थे वो स्पष्टतः प्रकट हुए हैं, वो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में क्या लिखा हो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये 1848 में आया था। 1848 में एक और महत्वपूर्ण पुस्तक आई थी जिससे इससे पहले वाले विचारक में चर्चा कर चुके, कार्ल मार्क्स का जो मैनिफेस्टो आया उसी साल 1848 में जेस मिल की एक कृति आई थी, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, राजनीति अर्थशास्त्र के नियम। और 1848 में एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसमें लिखा हुआ है कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता। तो इसका मतलब कार्ल मार्क्स राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्र राज्य की सीमाओं को नहीं मानते। तभी वो कहते हैं कि सारे संसार के मजदूरों एक हो जाओ, यानी राष्ट्र राज्य की सीमाओं को पार कर जाओ। ये पूंजीपतियों ने अपने हिसाब से सेट कर रखी है। ये जो देश बना रखे हैं ये पूंजीपतियों ने बना रखे हैं आपसे मुनाफे की होड़ के लिए, आपसे कंपटीशन करने के लिए। तो ये कहते हैं मजदूरों का कोई देश नहीं होता, तो संसार के मजदूरों एक हो जाओ इस और क्रांति करो, क्योंकि खोने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ जंजीरें हैं, यानी कुछ भी नहीं है ही नहीं तुम्हारे पास, खोओगे क्या। और अगर तुम जीत गए तो पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है। तो दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, खोने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ जंजीरें हैं और पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है। ये इसी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। इसी में लिखा हुआ है कि आज यूरोप को एक हवा, कम्युनिज्म का हवा मतलब डर, कि कम्युनिज्म का डर बड़ा परेशान कर रहा है। यूरोप के जो पूंजीपति है, बुर्जुआ है, वो कांप रहे हैं कि कहीं मजदूरों का शासन नहीं आ जाए, कहीं पूंजीवाद को उखाड़ नहीं फेंका जाए। तो कार्ल मार्क्स कहता है कि आज यूरोप के पूंजीपति कम्युनिस्ट रूपी डर से कांप रहे हैं, उनके हवे से कांप रहे हैं। तो कार्ल मार्क्स कहता है वो कांपते हैं तो उनको कांपने दो, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। ये लिखा हुआ है। इसी में एक बड़ी जोरदार बात लिखी है जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है,
वो ये लिखी हुई है कि इस संसार में जितना भी लिपिबद्ध इतिहास है, तो कार्ल मार्क्स कहता है कि आज तक का लिपिबद्ध इतिहास, लिपिबद्ध मतलब जो लिखा गया इतिहास है, ये कह लीजिए लिपिबद्ध इतिहास सिर्फ काय का इतिहास है और वर्ग संघर्ष का इतिहास है। आज तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, क्लास स्ट्रगल के अलावा कोई इतिहास नहीं है। यानी आप इतिहास को देखेंगे, इतिहास में परिवर्तनों को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि इन परिवर्तनों के पीछे पुराने और नवीन इतिहास में जो बदलाव हुआ, उस बदलाव में जो मुख्य भूमिका थी वो क्लास स्ट्रगल थी, विभिन्न वर्गों के आपसी संघर्ष की थी। तो इस इतिहास को जो गति देता है, परिवर्तनों को जो बढ़ावा देता है, सामाजिक परिवर्तनों को जो आगाज करता है और नए परिवर्तनों की जो पृष्ठभूमि तैयार करता है, वो वर्ग संघर्ष तैयार करता है, क्लास स्ट्रगल तैयार करता है। विभिन्न वर्गों में आपस में द्वंद्व होते हैं, संघर्ष होते हैं और इतिहास का पहिया आगे बढ़ता है, लेकिन बढ़ता एक सीधी रेखा में है, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो आज तक का लिपिबद्ध इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो इस इतिहास रूपी इंजन है, इसको गति कौन देती है? तो इतिहास का इंजन है क्रांति। तो समाज में अगर कोई भी परिवर्तन करना हो तो क्रांति करनी होगी। फिर इसी में लिखा हुआ है कि राज्य है ये वर्ग शोषण का यंत्र है, वर्ग शोषण का यंत्र। राज्य कुछ नहीं है, ये बुर्जुआ वर्ग की यानी पूंजीपति वर्ग की कार्य समिति है। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य स्वायत्त नहीं है, राज्य सबके लिए नहीं होता, बल्कि राज्य उसी का होता है जिसके पास पूंजी होती है, जिसके पास जमीन होती है, यानी जिसके पास आर्थिक संसाधनों पे कब्जा होता है, राज्य उसी का होता है। तो वर्तमान राज्य है वो कैसा राज्य है? कार्ल मार्क्स कहता है जो औद्योगिक राज्य है ये पूंजीपतियों की कार्य समिति है, यानी पूंजीपतियों के कार्यों को वास्तविक रूप में प्रणीत करने के लिए, उनकी योजनाओं को लागू करने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए और उनके धन को बढ़ावा देने के लिए। यानी ये सिर्फ पूंजीपति वर्ग के मंतव्यों को पूरा करती है, आम आदमी का, मजदूर का, गरीब का कोई संबंध नहीं है राज्य से। तो राज्य उनके कल्याण के लिए नहीं, बल्कि पूंजीपति वर्ग की रक्षा के लिए बना है। तो राज्य है वर्ग शोषण का यंत्र है और राज्य पूंजीपति वर्ग की कार्य समिति है। राज्य स्वायत्त नहीं है, राज्य स्वतंत्र नहीं है, बल्कि पूंजीपतियों का गुलाम है। और ये सरकारें वही करती है जो पूंजीपति कहते हैं। बड़ा शोर मचता है अपने देश में, पता नहीं अडानी की सरकार है, अंबानी की सरकार है। तो ये शोर आज से नहीं मच रहा है, ये तब से मच रहा है जब कार्ल मार्क्स था। तो हमने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो देखा और हमने ये भी देखा कि इसमें लिखा हुआ क्या है। देखिए कई बार मैं ये ऐसी अडानी अंबानी ऐसी बातें कर देता हूं, तो ये तात्कालिक संदर्भ में आप समझे, आप अपने आंखों के ऊपर और मस्तिष्क के विचारों के ऊपर ऐसे चश्मे नहीं चढ़ा ले कि एक विशिष्ट विचारधारा का, विशिष्ट व्यक्ति का, विशिष्ट सरकार की आलोचना हो रही है। हमारा उद्देश्य किसी भी एक टॉपिक को समझना है, तो मैं उसको कैसे अच्छी तरह से समझा पाऊं वर्तमान संदर्भ में समकालीन चीजों से जोड़ के, मेरा ये उद्देश्य है। आगे चर्चा करते हैं कि राज्य वर्ग शोषण का यंत्र है, पूंजीपति वर्ग की कार्य समिति है, राज्य अडानी और अंबानी का है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसके बाद चर्चा करते हैं अपन कुछ और पुस्तकों की। देखिए अब सन याद करना जरूरी तो है, लेकिन कुछ अगर 7-8 का सन याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा। फिर देखिए 3 पुस्तकें हैं जो कार्ल मार्क्स ने फ्रांस से संबंधित लिखी है, 3 पुस्तकें जिनका संबंध फ्रांस से है। चलिए इनके आप सन याद रह जाए तो ठीक है, कतई जरूरी नहीं है, एक आदि का याद भले ही कर ले। एक पुस्तक लिखी हुई है क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, वर्ग संघर्ष फ्रांस में, वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। ये आई 1850।
फिर एक पुस्तक और आई, सिविल वार इन फ्रांस, ये इसके बाद आई हुई है, सिविल वार इन फ्रांस, फ्रांस में गृह युद्ध, और ये आई हुई 1871 में। और इसी फ्रांस से संबंधित एक और पुस्तक है, 18वां लुई बोनापार्ट, 18th लुई बोनापार्ट, 18वां लुई बोनापार्ट। देखिए फ्रांस में बड़ी मजेदार चीज है, देखो नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना होगा, उसी के फिर आगे जो उत्तराधिकारी थे उनको बोनापार्ट ही बोला जाता है। तो उनका जो 18वां उत्तराधिकारी था नेपोलियन के बाद, उसको बोला गया 18वां लुई बोनापार्ट। और नेपोलियन था वो फ्रांस का था, फ्रांस का पहले सेना का मुखिया था, फिर फ्रांस का वो सर्वोच्च सत्ताधीश बन गया था नेपोलियन बोनापार्ट। और उसी के आगे जो चले उत्तराधिकारी, उसमें 18वां जो बोनापार्ट आया, उसको यानी लुई बोनापार्ट आया। ये आपने देखा होगा, लुई 13, 14, 15, 16, तो 18वां लुई बोनापार्ट। अपने को ये क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस और सिविल वार इन फ्रांस, इसके अलावा इसमें क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि 18वां लुई बोनापार्ट में क्या है। थोड़े समय पहले हम एक चर्चा करके गए थे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कि राज्य पूंजीपतियों की कार्य समिति है, और 18वां लुई बोनापार्ट में एक ही पुस्तक है कार्ल मार्क्स की, जिसमें यह लिखा हुआ है राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता, कि राज्य तुलनात्मक रूप से स्वायत्त है, दूसरों का गुलाम नहीं है। एक ही पुस्तक है 18वां लुई बोनापार्ट, जिस पुस्तक में कार्ल मार्क्स राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता की चर्चा करता है। बाकी सभी पुस्तकों में वो ये कहता है कि राज्य वर्गीय संस्था है, राज्य स्वायत्त और स्वतंत्र नहीं है, बल्कि एक वर्ग के नियंत्रण में है। पहले राज्य के ऊपर मालिकों का कब्जा था, फिर राज्य के ऊपर सामंतों का कब्जा हुआ, फिर राज्य के ऊपर बुर्जुआ का कब्जा हुआ, फिर क्रांति होगी और सर्वहारा का कब्जा हो जाएगा। तो देखिए राज्य स्वायत्त नहीं है, बल्कि वर्ग के कब्जे में रहता है। जिस वर्ग के पास पैसा होता है, जो वर्ग अमीर होता है, राज्य उसी का होता है। तो राज्य अपने आप में मुक्त, स्वतंत्र और स्वायत्त नहीं होता, बल्कि वर्गीय होता है, वर्गीय संस्था के या वर्गों के कब्जे में होता है, पैसे वालों के कब्जे में होता है राज्य, उनका गुलाम होता है राज्य। लेकिन 18वां लुई बोनापार्ट एक ऐसी पुस्तक है जिसमें कार्ल मार्क्स ये कहता है कि राज्य सापेक्ष रूप से स्वायत्त होता है, ये किसी भी वर्ग के नियंत्रण में नहीं है। क्योंकि ये था कि पूरी चर्चा चलेगी कि राज्य क्यों नहीं है नियंत्रण में, तब हम इसकी चर्चा कर लेंगे राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता की। पहले आपको राज्य की स्वतंत्रता समझनी होगी, तब ये समझ में आएगा आधार, अधिसंरचना, ये सब क्या है। तो वर्गीय संस्था है राज्य एक। देखिए बार बार है ना, चलो शब्दावली बाद में कराता हूं, पहले पुस्तक करवाता हूं। तो क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, सिविल वार इन फ्रांस और 18वां लुई बोनापार्ट, ये तीन पुस्तकें हैं जिनका संबंध फ्रांस से है, और राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता लिखी हुई है 18वां लुई बोनापार्ट में। फिर मैग्नम ओपस, एक महान कृति, वो आई 1867 में, जिसके लिए ये कहा जाता है कि ये साम्यवादियों की, कम्युनिस्ट की बाइबिल है, 1867, और वो थी दास कैपिटल। द कैपिटल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, जर्मन में दास कैपिटल। और इसमें कार्ल मार्क्स के समस्त विचार इसमें पूर्ण रूप में प्रकट हो गए। दास कैपिटल के अलावा कार्ल मार्क्स की कैपिटल यानी पूंजी यानी धन यानी अर्थव्यवस्था से संबंधित 2-3 पुस्तकें और कर लेते हैं। एक आई 1859 में, इसे दास कैपिटल से पहले, वो थी क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी।
पॉलिटिकल इकोनॉमी, राजनीति अर्थशास्त्र की आलोचना। मैंने कहा इसके ऊपर 3 पुस्तकें हैं। एक लिखी हुई है कार्ल मार्क्स की, ये तो कार्ल मार्क्स की हो ही गई, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। एक है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये है रूसो की। एक है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, और ये है जेस मिल की। तो ये 3 पुस्तकें, आप इनका ध्यान रखना। देखिए, एक प्रिंसिपल्स है, वो है मिल की, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है रूसो की, और क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी कार्ल मार्क्स की, यानी आलोचनात्मक मूल्यांकन, ये कार्ल मार्क्स का किया है। हम गलती क्या करते हैं, हम ये याद कर लेते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी कार्ल मार्क्स की। अब पॉलिटिकल इकोनॉमी के आगे भी तो लिखा हुआ है। लेकिन कई बार बड़ी मजेदार घटनाएं होती है। हम तैयारी कर रहे थे तो मुद्दा आया। मेरे साथ एक सिंह साहब रहते थे, सरदार जी रहते थे। तो मैंने सरदार जी से कहा, सरदार जी, ये जो महिला आयोग है, राज्य की महिला आयोग, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा पक्का ही। तो सिंह साहब बोले कि वीर जी, भले ही आए क्वेश्चन, मैं इसको याद नहीं करूंगा कि महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। वो क्यों नहीं करेगा कि देखो, होनी तो कोई बुढ़ी है, कि महिला आयोग की अध्यक्ष कोई औरत ही होनी है, तो इसका याद क्या करना, औरत को पहचान जाएंगे अपन। ठीक है भाई, मत कर। अब आगे एग्जाम देने गए, घर पे आए, तुमको सरदार जी वो वाला क्वेश्चन, महिला आयोग वाला क्वेश्चन। वीर जी गड़बड़ हो गई, भाई जी गड़बड़ हो गई। अरे क्या गड़बड़ हुई? वीर जी उत्थे चारों ही बुढ़ियां सी गईयां। इसका तात्पर्य ये है कि मैंने सोचा कि उसमें 3 पुरुष आएंगे, 1 औरत आएगी, तो मैं उस औरत पे टिक कर दूंगा, क्योंकि महिला आयोग की अध्यक्ष तो महिला ही होनी है। वहां तो चारों ही नाम महिलाओं के आए हुए थे, तो कौन सी को पहचानूं कि कौन सी उसकी अध्यक्ष है। तो आप क्या करेंगे, आपके पॉलिटिकल इकोनॉमी याद कर ली ना, क्या फर्क पड़ता है। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी कार्ल मार्क्स की भी है, रूसो की भी है, जेस मिल की है, लेकिन उनके आगे वाले शब्द अलग हैं। तो आप ऐसा नहीं करें, वो बुढ़ी वाली बात नहीं करें कि बुढ़ी होनी है। आप याद रख लें कि आगे वाले शब्द भी याद रखेंगे। तो एक आई क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। फिर एक और पुस्तक आई हुई इनकी, वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट, मूल्य, कीमत और लाभ, ये पुस्तक आई हुई है। तो ये हमने बड़ी बड़ी पुस्तकें की कार्ल मार्क्स की। अब एक अंतिम पुस्तक करेंगे। तो कार्ल मार्क्स की लास्ट पुस्तक कौन सी है? तो कार्ल मार्क्स की जो एक और पुस्तक है, देखिए ये हमने की जो जिनका संबंध अर्थव्यवस्था से या धन से या इनसे है, अर्थशास्त्र से, दास कैपिटल है, कैपिटल में पूंजी, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है, और वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट है। अब एक पुस्तक करेंगे जो 1875 में आई, क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम। ये अंतिम पुस्तक कर लेते हैं, 1875। उसके बाद इनकी पुस्तक नहीं आई। उसके बाद तो या तो उनकी पांडुलिपियां छपी बाद में, जैसे पेरिस की पांडुलिपियां 1832 में छपी, उसे 1932 में, और 1945 के आसपास ग्रुंड्रिस आई, ग्रुंड्रिस। और कार्ल मार्क्स की मौत के बाद दास कैपिटल के 2 और संस्करण आए थे। 2 बार और आए, इसके 3 बार आई हुई दास कैपिटल, यानी पूर्ण दास कैपिटल, उसके 3 जील्द है। एक तो 1867 में आ गई थी दास कैपिटल, में, फिर एक आई 1885 में, फिर एक आई 1894 में, और ये फिर कार्ल मार्क्स की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद आई ये सारी की सारी, क्योंकि ये बाद में संपादन, इन दोनों का संपादन किया एंजल ने किया इनका संपादन, क्योंकि 1883 में उसकी मौत हो चुकी थी। तो दास कैपिटल का पहला संस्करण 1867 में, फिर 1885 में, 1894 में, 3 जिल्दों में आई है। 2 मरने के बाद छपी, 1 जिंदा जी छप गई।
1875 मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं कि इसमें क्या हुआ था। 1875 में 1875 में कार्ल मार्क्स का एक महत्वपूर्ण कृति आई, क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम। क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, इसमें गोथा प्रोग्राम की आलोचना की गई है। पहले तो अपन ये सोचें कि चर्चा करें गोथा क्या है। गोथा एक जर्मन शहर है। इस जर्मन शहर में 1875 में जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जर्मनी की जो समाजवादी लोकतांत्रिक पार्टी थी, जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, इसका हुआ अधिवेशन। और इस अधिवेशन में चर्चा की गई लोकतांत्रिक समाजवाद की। इसमें चर्चा गई सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की, यूनिवर्सल सरफेज की चर्चा की गई। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की। इसमें चर्चा की गई काम के घंटों की, मजदूरी की दरों की, इन चीजों का निर्णय किया गया। यानी एक घोषणा पत्र टाइप निकाला गया जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में, जिसमें लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन किया गया, धीमे परिवर्तनों की हिमायती की गई और वर्ग संघर्ष की बजाय वर्ग समन्वय की चर्चा की गई। वर्ग संघर्ष की बजाय वर्ग समन्वय, बुर्जुआ का सहयोग लेने की चर्चा की गई। तब कार्ल मार्क्स ने कहा कि मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। मैं इस लोकतांत्रिक समाजवाद की बजाय, वर्ग समन्वय की बजाय मैं क्रांति का समर्थन करता हूं और मैं समर्थन करता हूं सर्वहारा की तानाशाही। तो इस गोथा प्रोग्राम में सर्वप्रथम कार्ल मार्क्स ने सर्वहारा की तानाशाही का वर्णन किया और उसे व्यापक रूप में समझाया। सर्वहारा होता है मजदूर, ऐसा कह लीजिए। सर्वहारा की तानाशाही, प्रोलेटरिएट की डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट। तो ये सर्वहारा की जो तानाशाही है वो क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम है, जो उनकी अंतिम पुस्तक के रूप में जिसको अपन याद करते हैं। तो इसके बाद भी कुछ लिखा होगा, वो इतना फेमस नहीं है। तो हमने इस चर्चा परिचर्चा के दौरान कार्ल मार्क्स की पुस्तकों की, कृतियों की चर्चा की। अब मैं आपको एक बार दोबारा दोहरा दूं तो आप जरूर याद करें कि इनके अंदर लिखा हुआ क्या है, वो जरूर आप याद रखें। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं इन सब चीजों को कि अपन ने किया क्या है, कौन कौन सी कार्ल मार्क्स की बुक्स की चर्चा की। देखिए, एक हमने की जेविस क्वेश्चन, पैसा ज्यादा जरूरी है ईश्वर की बजाय। फिर हमने चर्चा की पेरिस की पांडुलिपियों की, जिसमें हमें एक नया मार्क्स दिखाई देता है और इसमें दिखाई देता है अलगाववाद का सिद्धांत। फिर महत्वपूर्ण पुस्तक की हमने जर्मन आइडियोलॉजी, जर्मन आइडियोलॉजी। इसमें विचारधारा को मिथ्या चेतना बताया गया है। फिर हमने इसी साल एक पुस्तक और आई थी फायरबाख के ऊपर, और इसमें लिखा हुआ है कि दार्शनिकों ने सिर्फ व्याख्या की है समाज की, वास्तविकता की, इतिहास की, पर इस इतिहास को बदला कैसे, इसे परिवर्तन किया जाए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर 1847 में प्रोंदा के खिलाफ एक पुस्तक आई, पुअरिटी ऑफ फिलोसॉफी। फिर 1848 में आया कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, जंजीरों को तोड़ दो, संसार तुम्हारा है। ये राज्य पूंजीपतियों की कार्य समिति है और आज तक का लिपिबद्ध इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तब आया कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है। फिर अगर याद रखना चाहें तो 1859 में आई क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, और फिर आई 1867 में दास
कैपिटल, और फिर आई इस दास कैपिटल के 2 पार्ट आए, और 1875 सर्वहारा का अधिनायकवाद की चर्चा करते हुए और गोथा प्रोग्राम की आलोचना आई, क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम। तो जेविस क्वेश्चन आई 1843 में, ये आई 1844 में, जर्मन आइडियोलॉजी आई 1845 में, फायरबाख भी आया 1845 में, फिर बाकी सन लिखे हुए हैं। और मैंने ये भी बता दिया कि किसके अंदर क्या चीजें वर्णित है। एक रह गया 18वां लुई बोनापार्ट, इसमें है राज्य की सापेक्ष स्वायत्ता का वर्णन। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, राज्य की सापेक्ष स्वायत्ता का वर्णन कौन सी पुस्तक में है। तो हमने कार्ल मार्क्स की कृतियों की चर्चा की, उनकी हमने पुस्तक की चर्चा की, और किस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है ये अभी हमने चर्चा की। धन्यवाद, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। अगले पीरियड में हम कार्ल मार्क्स के विचारों के ऊपर और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।